इतने कुत्सित बयान देता है कि ऐसा लगता है कि क्या इनके परिवार नहीं है। हम ये पाते हैं कि जैसे जैसे हमारा शीर्ष नेतृत्व अपनी भाषा की मर्यादा लांघता है, वैसे वैसे जो नीचे के नेता हैं, जो प्रदेशों के मंत्री हैं, इनकी भाषाएं भी खराब होते देखी और उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। और साथ में चूंकि नवदुर्गा भी चल रही हैं, उन्हें अपने इस बयान पर माफी मांगना चाहिए। दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी महिलाओं को लालची समझती है। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं विंग कमांडर अरुणाचार्य का जबलपुर आगमन हुआ है और हम उससे बात करते हैं कि जिस तरह से कैलाश विजयवर्गीय जी का बयान सामने आया है, इसको लेकर के आपको क्या कहना है? ये प्रदेश जो बहुत बड़े बड़े साहित्यकारों का, बहुत बड़े बड़े कला के लोगों का, कवियों का प्रदेश रहा है, जहाँ भाषा इतनी अच्छी होती थी कि यहाँ के लोग फिल्मों में भी जाते थे, कहानियां लिखते थे। उस प्रदेश में एक मंत्री जो कि इस सरकार का मंत्री है, वो भाई और बहन के रिश्ते के बारे में इतने कुत्सित बयान देता है कि ऐसा लगता है कि क्या इनके परिवार नहीं है, क्या इनका घर नहीं है, या इनको रिश्तों की समझ नहीं है। हम ये पाते हैं कि जैसे जैसे हमारा शीर्ष नेतृत्व अपनी भाषा की मर्यादा लांघता है, वैसे वैसे जो नीचे के नेता हैं, जो प्रदेशों के मंत्री हैं, इनकी भाषाएं भी खराब होते देखी। और खासतौर पे मध्य प्रदेश, जहां कैलाश विजयवर्गीय ने पहली बार नहीं बोला है, इससे पहले भी वो महिलाओं को शूरपणखा कह चुके हैं। ये कह चुके हैं कि जो महिलाएं रिवीलिंग कपड़े पहनती हैं, मुझे वो पसंद नहीं है। तो आपके पसंद से क्या होता है? आपके खुद के नैतिक मूल्य क्या हैं? जब आप भाई और बहन के रिश्तों पर ऐसी बातें करते हैं तो ये बात बहुत सोचने में आती है। और एक चीज और है कि इन्हीं कैलाश विजयवर्गीय ने एक बार अग्निवीरों के लिए कहा था कि 4 साल के बाद जब अग्निवीर सेना से निकाल दिए जाएंगे, उनको हम भारतीय जनता पार्टी के चौकीदार रख लेंगे, उनको सिक्योरिटी गार्ड रख लिया जाएगा। तो ये जो उनकी भाषा है, इसकी मर्यादाएं एक बार नहीं बार बार लांघी गई हैं। और हम समझते हैं कि ऐसे मंत्री को केंद्रीय मंत्री बने रहने का कोई हक नहीं है, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। और साथ में चूंकि नवदुर्गा भी चल रही हैं, उन्हें अपने इस बयान पर माफी मांगना चाहिए। आज क्रिकेट भी है, भारत पाकिस्तान का एशिया का फाइनल मैच है, इसको लेकर के क्या कहना है? क्योंकि लगातार देश में एक विरोध भी देखा जा रहा है कहीं ना कहीं। मैं इसे सरकार का एक बहुत कैलकुलेटेड कदम मानती हूँ कि पहलगाम होता है अप्रैल में, मई के 7 या 8 तारीख को हम एक ऑपरेशन शुरू करते हैं जिसका नाम लोगों की भावनाओं के शोषण के लिए ऑपरेशन सिंदूर रखा जाता है। और फिर उसके बाद हम 3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद राष्ट्रपति ट्रंप के हस्तक्षेप से सीज फायर कर देते हैं। और उसके बाद हम पाकिस्तान को गीदड़ भभकियां देते हैं। और उसके बाद कोई पड़ताल नहीं होती, कोई जवाबदेह नहीं होता। वहां के राज्यपाल मनोज सिन्हा जरूर कह देते हैं कि मैं इसका जिम्मेदार हूं, लेकिन सब जानते हैं गृह मंत्री जिम्मेदार हैं। और उसके बाद गृह मंत्री का अपना बेटा जो आईसीसी का प्रेसिडेंट है, वो पैसे ना कम पड़ जाए या पैसों की कमाई में कमी ना हो जाए, इसलिए एशिया कप का जो मैच खेलने के लिए हाँ भरता है और सरकार को कोई आपत्ति नहीं होती। तो उनको लगता है कि जनता बेवकूफ है क्या? आप किसी दिन किसी को देश प्रेमी कह देते हैं, किसी दिन किसी को देशद्रोही कह देते हैं, लेकिन देशद्रोह के काम तो आप खुद कर रहे हैं कि जब हमारे सैनिकों की शहादत होती है, जब हमारे देश के 26 लोगों का क्रूर हत्या की जाती है, उसके बाद भी हम उस देश के साथ, जो कि माफी भी नहीं मांग रहा, जो कबूल भी नहीं रहा, उसके साथ हम क्रिकेट कैसे खेल सकते हैं? शर्मिंदगी की बात। सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया है, अब वो लगातार अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे क्या? और इस वजह से वो स्टेटहुड की लड़ाई लड़ रहे थे और 2019 की 5 अगस्त को मैंने उनका एक ट्वीट देखा था जिसमें उन्होंने मोदी जी की तारीफ की थी, उनको धन्यवाद दिया था और उम्मीद जताई थी कि उन्हें स्टेटहुड मिलेगा। लेकिन आगे चल के वो लगातार इसके लिए आंदोलन करते रहे, सत्याग्रह करते रहे। वो लेह से लेकर पैदल दिल्ली तक पहुंचे, वहां उन्हें मिलने नहीं दिया गया, दिल्ली की बॉर्डर पर रोका गया। और उसके बाद दोबारा वो इस बार भी सत्याग्रह कर रहे थे, भूख हड़ताल पर थे। लेकिन कुछ युवा लोगों ने जोश में आकर बीजेपी का मुख्यालय जला दिया और इसके कारण से उनको देशद्रोही कहा गया। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जिस व्यक्ति को, जिस भारतीय को अलग अलग देशों ने सम्मानित किया हो, मैगसेसे पुरस्कार मिला हो, ऐसे व्यक्ति को सिर्फ आप स्टेटहुड की मांग नहीं मानना चाहते तो उसे देशद्रोही कह रहे हैं। मैं समझती हूँ सरकार को देश से प्यार नहीं है, सरकार कहीं ना कहीं देश को कुछ नहीं समझती और नागरिकों को तो कुछ भी नहीं समझती है। दुखद घटना भी हुई है देश में, जिस तरह से एक करीब करीब 20 से 25 लोगों की मौत हो गई है, उस पर क्या कहना है? देखिए, तमिलनाडु में जिस व्यक्ति ने, जो एक अभिनेता हैं जो कि काफी पॉपुलर हैं, उन्होंने एक सभा की।
अब चूंकि वो राजनीति में नए आए हुए हैं, तो उन्होंने उस सभा के लिए ये नहीं सोचा कि लोगों की सुरक्षा कैसे होगी। अब मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा व्यक्तिगत तौर पर मानना है, कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी को विवेकानंद फाउंडेशन के जरिए बीजेपी ने खड़ा किया और यूपीए की सरकार झूठ बोलकर गिराई, क्योंकि बाकी सारे स्कैम जो बोले थे वो सारे के सारे अदालत में स्कैम नहीं है, ये प्रमाणित हो गए। इसी तरह अभी बिहार में जनसुराज जो पार्टी है उसके पीछे बीजेपी खड़ी हुई दिखाई देती है। इसी तरह चूंकि साउथ में बीजेपी कभी नहीं जा पाई, तो एक नया मोर्चा जो खड़ा हो रहा है आगे चल के, कौन जानता है कि वो बीजेपी में जाएगा। लेकिन मेरा सिर्फ ये कहना है कि अगर उनको राजनीति में आना भी था तो कम से कम राज्य सरकार से उस सुरक्षा की मुहैया वो करवाते कि इतने लोग आएंगे, उतने लोगों की संख्या उनको मालूम होनी चाहिए थी और उन लोगों को भगदड़ से बचाया जा सकता था। तो मैं राज्य सरकार से गुजारिश करूंगी कि जो भी इसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति हैं, उस पार्टी से संबंधित भी जो नई टीवी के पार्टी है और जिन लोगों ने इस तरह की कोताहियां बरती, उनके ऊपर कार्यवाही जरूर होना चाहिए। दो सवाल आपसे ये है कि जिस तरह अभी मोदी जी ने महिलाओं को राशि दी है, उसको लेकर के क्या कहेंगे? दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी महिलाओं को लालची समझती है, बार बार महिलाओं को अपमानित करती है, वोट चोरी से सरकार बनाते हैं और महिलाओं के ऊपर इसका जिम्मा दे देते हैं कि ये लोगों ने 1200 रुपए या 1500 रुपए के लालच में सरकार बनाई। मेरे देश की महिलाएं लालची नहीं हैं। मेरे देश की महिलाएं सीता और सावित्री और शक्ति का प्रमाण हैं। उनको लालची बताकर ये सरकार ये समझती है कि वो बार बार सत्ता हथियाती रहेगी वोट चोरी से और दूसरी बेईमानियों से। ऐसा बिहार में नहीं होने वाला है। मैंने कई जीविका दीदियों से बात की है। जीविका दीदियों का ये कहना है कि 10,000 में आप हमारा ज़मीन खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपने हमें जो सोना प्रिय था उस सोने को 1,15,000 तोले पर ले आए हैं आप, और आप सोचते हैं कि 10,000 चुनाव के ठीक पहले हमें डालकर आप हमारे से वोट खरीदना चाहते हैं, आप चाहते हैं हम दूसरों से वोट डलवाएं। तो ऐसा नहीं होने वाला है। और ये केवल मुझसे, ये अलग दलित समाजों की या SC ST के ही लोगों ने नहीं कहा, ये मुझसे सवर्ण समाजों की महिला ने कहा। बिहार में भूमिहार, पंडित और राजपूत समाज जो है और जो कायस्थ समाज है, इन सब की महिलाओं से मैं मिली और उन्होंने कहा कि हमारा ज़मीर इस तरह से नहीं खरीदा जा सकता। वोट चोरी की आपने बात की, अभी देखा कि 2 छोटे छोटे बम हैं, वो तो फोड़े, एक डायनामाइट बम की बात चल रही है, आखिर क्या है वो? देखिए, वो तो जब सामने आएगा तभी आएगा सामने, क्योंकि राहुल जी ने जब ये कहा कि चुनाव आयोग के लोग जो पहले हमारी मदद नहीं कर रहे थे, आज वो मदद कर रहे हैं, यानी कि उनका ज़मीर जागा है। तो जब उनका ज़मीर जागा है तो ये जो हाइड्रोजन बम का धमाका होगा, इससे सत्ता अभी से हिल रही है। और मैं आपके ज़रिए ये कहना चाहती हूँ कि मुझे इस बात का अंदेशा है, क्योंकि राहुल जी इतने साहसी हैं और वो इसके ऊपर आवाज़ उठा रहे हैं। कल ही 26 तारीख को, कल नहीं 26 तारीख को केरल में एक बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि हम राहुल गांधी के सीने पर गोली मारेंगे। तो ये सारी साजिशों से देश को अब सतर्क रहना पड़ेगा और देश को ये समझना पड़ेगा कि सत्ता के लिए, मोदी सरकार के लिए न सेना की वर्दी पर धब्बा लगाने में कोई संकोच होता है, न नागरिकों की, और न ही राहुल गांधी जी की। तो इसलिए मैं देश की सरकार से मांग करती हूँ कि ऐसी कोई सोच अगर आप कर रहे हैं तो ऐसा कुछ करने का सोचिएगा भी नहीं, क्योंकि राहुल गांधी के हम सारे सिपाही हैं और आपको फिर पूरी तरह सत्ता से हटाकर ही दम लिया जाएगा। इथे कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुराग शर्मा, जिनका साफ कहना है कि राहुल गांधी पर अगर आज भी आती है तो वो पूरी पार्टी उनके लिए खड़ी रहेगी। शिव चौबे, TV9 भारत, जबलपुर, मध्य प्रदेश।